हेलो एवरीवन, एज यू नो वी आर डूइंग द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और कल इसी चैप्टर में हमने सीखा किस तरीके से बैलेंस शीट की सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। जब जब सब एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो एसेट्स होंगी क्रेडिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट, एंड जब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा तब रियलाइजेशन अकाउंट होता है क्रेडिट। इट मीन्स सारी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट किया जाता है। आज हम सीखेंगे जब इन एसेट्स को बेच दिया जाएगा और लायबिलिटीज़ को जब पे कर दिया जाता है तब क्या जनरल एंट्री की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एसेट्स बेचोगे तो क्या रिसीव होगा? कैश, राइट? कैश या बैंक, चेक के थ्रू पेमेंट आएगी या फिर कैश में पेमेंट आएगी। अब यहाँ पर जो बात ध्यान में रखनी है, टू में एसेट का नाम नहीं आएगा। जैसे सपोज करो आपने फर्नीचर बेचा, उससे 10,000 रुपीज़ रिसीव हुए। जनरली हम जनरल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि जब बैलेंस शीट में फर्नीचर रहा ही नहीं तो वो नेम भी यूज़ नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में जो सब था वो तो रियलाइजेशन में जा चुका है, तो अब वो सब रियलाइजेशन बन चुके हैं। तो जो भी मनी रिकवर होगा टू में, जिस भी एसेट से मनी आएगा टू में रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, ना कि एसेट का नेम आएगा, क्योंकि सभी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, हमने उसे राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, यह अमाउंट उतनी है कि जितना रिसीव हुआ है, जितने का सामान बिका है। सपोज करो अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को ले जाता है, एज यू नो पार्टनर अगर कुछ भी बिजनेस से डील करता है तो वो कैश में नहीं होती है, सीधा असर पार्टनर की कैपिटल पर पड़ता है। ये बात हम तब से करते आ रहे हैं जब से हमने पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप किया था। तो ऐसे में पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा यानी कि रिड्यूस कर दिया जाएगा और टू में रियलाइजेशन अकाउंट लिखा जाएगा। थर्ड केस क्या हो सकता है? ये तो था जब हमने बेच दी कैश में, ये तब केस था जब पार्टनर लेकर चला गया। एंड थर्ड केस है जब किसी एसेट को किसी लायबिलिटी के साथ ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट क्रेडिटर को दे दी और हमने क्रेडिटर को जो पेमेंट देनी थी वो रफा दफा कर दी, यानी जो क्रेडिटर को पैसे देने थे उसकी जगह हमने उसे एसेट दे दी। तो ऐसे केस में जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है, सपोज करो अगर किसी क्रेडिटर को एसेट जनरली देते तब एंट्री क्या करते? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्रेडिटर को डेबिट इसलिए करते क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, और एसेट को क्रेडिट इसलिए करते क्योंकि एसेट कम हो रही है। बट यहाँ पर ना तो आप क्रेडिटर वर्ड यूज़ कर सकते हो ना ही एसेट वर्ड यूज़ कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सब तो बैलेंस शीट हम खाली कर चुके हैं और ये सब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इनकी जगह तो वर्ड जो यूज़ होगा दोनों में रियलाइजेशन होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कोई जनरल एंट्री बनी ही नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड टू जनरलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड टू बाय जनरलाइजेशन अकाउंट। तो दैट इज़ वाई जब कोई एसेट किसी लाइबिलिटी को दे दी गई है, किसी क्रेडिटर को दे दी गई है, तो ऐसे को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सी इन दिस एग्जाम्पल एक क्रेडिटर 1 लाख का है और वो हमारे 80,000 का स्टॉक था बुक वैल्यू, वो 70,000 पे लेकर जाने को तैयार है। यानी 1 लाख के क्रेडिटर की 70,000 की तो बात खत्म हो गई, कितने रह गए? 30,000। 70,000 की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि एक तरफ एसेट कम हो रही है, दूसरी तरफ क्रेडिटर खत्म हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे सिर्फ 30,000 की। जो 30,000 की पेमेंट करेंगे वो बैंक के थ्रू करेंगे, लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 पे करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें याद रखनी है वो ये, अगर किसी एसेट की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो ये कंसिडर करना है कि उस एसेट से 0 रुपीज़ रिसीव हुए, मतलब कुछ भी नहीं मिला है, कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हुई है। अजम्पशंस जितनी भी हैं ये सारी याद रखनी है और इस पूरे चैप्टर में अजम्पशंस ही रहेंगी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट आउटसाइड लाइबिलिटी की जब पेमेंट करेंगे तब उसकी एंट्री कैसे करेंगे। पेमेंट कर रहे हैं, कैश या बैंक जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं ना। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को लेकर चला जाता है, पार्टनर कह रहा है ये क्रेडिटर तो इस क्रेडिटर की पेमेंट मैं कर दूंगा, या जो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है ये मैं अपने आप रिकवर कर दूंगा। तो जब कोई पार्टनर लाइबिलिटी को लेकर चला जाता है तब पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो इसलिए किया गया है क्योंकि पार्टनर को तो पेमेंट करनी है ना, पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ गई ना, इसलिए।
और अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि लायबिलिटी पे की या नहीं की, तब आप ये अज्यूम करोगे कि पूरी लायबिलिटी पे की गई है। एसेट में तो ये अज्यूम करते हैं कि कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हुई, बट इन अ लायबिलिटी हम ये अज्यूम करेंगे कि पूरी की पूरी पेमेंट कर दी गई है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो, अगर एसेट्स बेची जा रही है ना, तो उसके लिए कई बार क्या होता है, किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है जो सारी एसेट्स को बेचने का, मनी कलेक्ट करने का काम करता है। तो ऐसे पर्सन को कुछ पेमेंट करनी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जब पेमेंट की जाती है, जब सपोज करो कि सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए, ऑब्वियसली पे भी फर्म को ही करने चाहिए, और पे भी फर्म ने ही किए, तो ऐसे केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिस भी थ्रू फर्म ने पेमेंट की वो हो जाएगा। कैश में पेमेंट की तो टू कैश, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो टू बैंक आ जाएगा ना। सपोज करो कि अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंस किसी पार्टनर ने पे कर दिए, पे फर्म को करने चाहिए थे, पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब देखो, फर्म का खर्चा था बट पार्टनर ने अपने सर ले लिया, तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट करने के पीछे पर्पज है कि फर्म का खर्चा था। ठीक है। और पे किसने कर दिया? पार्टनर ने, तो इसलिए टू में पार्टनर्स कैपिटल। अब टू में कैश क्यों नहीं है? क्योंकि फर्म का कैश थोड़ी गया है, ये तो पार्टनर का कैश गया होगा, पर्सनल कैश गया होगा, इसलिए टू में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द पार्टनर टुवर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड द पार्टनर हैज टू बियर द एक्सपेंस। बस फर्म ने एक बात कह दी कि मैं तो तुम्हें टोटल 10,000 रुपये दे दूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, उसके अलावा जितना भी रियलाइजेशन का खर्चा वगैरह जो भी होगा वो पार्टनर को खुद पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये वो पेमेंट है जो फर्म पार्टनर को कर रही है ताकि वो रियलाइजेशन का काम कर दे। कई बार किसी एक पार्टनर को ही कह दिया जाता है कि ये काम तुम ही ले लो, तुम ही सारी एसेट्स बेच देना और तुम ही सारी मनी कलेक्ट कर लेना, तो इसके बदले में फर्म क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर दूंगी। तो एक्सपेंसेस पे कर दिए, साथ में एक पेमेंट कर दी। ऐसे केस में अगर पार्टनर पे करता है, ऐसे केस में पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट दी जा रही है फर्म के द्वारा ताकि वो सारे काम कर सके, इसे बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर। देखो, ऊपर वाले पॉइंट में जैसे कहा था ना कि पार्टनर को जब एक फिक्स अमाउंट दे दी 10,000 रुपये, पार्टनर को कहा कि जितने भी एक्सपेंसेस हो तुम्हें पे करने। अब वो एक्सपेंसेस पे तो पार्टनर को करने चाहिए थे, पर वो एक्सपेंसेस पे फर्म ने की। ठीक है, समझ रहे हो? फर्म ने पे कर दिए और पे करने चाहिए थे पार्टनर को। अब पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी क्योंकि खर्चा पार्टनर का था ना कि फर्म का, और पे फर्म कर रही है इसलिए फर्म का कैश तो जा ही रहा है, तो टू में कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। एंड नो एंट्री विल बी पास इफ एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट। अगर पार्टनर ने ही पे करने थे, पार्टनर ने ही पे किए, फिर जर्नल एंट्री क्यों करेंगे? फर्म से रिलेटेड कोई एंट्री थोड़ी है, पार्टनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन है, ये फर्म के ट्रांजेक्शन नहीं है। पार्टनर को पे करने चाहिए थे, पार्टनर ने पे किए, नो एंट्री इन बिजनेस अकाउंट। और अगर ये क्वेश्चन में नहीं क्लियर कि पेमेंट किसने की, जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट किसने की, अगर ये मेंशन नहीं है तो हम समझेंगे पेमेंट किसने की है? फर्म ने की है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम जर्नल एंट्री फ्रॉम इलिस्ट्रेशन सेकेंड। फर्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000 रुपीज़। अब इस पॉइंट पे ना तो ये बताया कि एक्सपेंसेस किसने पे किए, है ना, ना ये बताया कि कैश में पे किए, बैंक में पे, बैंक के थ्रू पे किए। तो ऐसे में हम क्या एज्यूम करेंगे? फर्म ने पे किए। तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। पार्टनर एक्स ने पे कर दिए, बट ये नहीं मेंशन किया कि पे किसको करने चाहिए थे। तो यहाँ ये एज्यूम करेंगे कि जो एक्सपेंसेस हैं फर्म को पे करने चाहिए थे, बट पे किसने कर दिए? पार्टनर ने। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन एक्सपेंस तो ये फर्म का ही था, है ना। देखो, जो एक्सपेंस फर्म का था तो उसमें तो रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर ने एक फर्म का एक्सपेंस पे किया है, इसलिए उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी।
Third one is realization expenses amounting to 10,000 rupees were paid by the firm on behalf of a partner. अब यहाँ फर्म ने पे किया है, बट पे किसको करना चाहिए था? पार्टनर को. अब देखो, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे फर्म का नहीं था, फर्म का तो एक्सपेंस ही नहीं था, किसको पे करना चाहिए था? पार्टनर ने. इसीलिए यहाँ पर रियलाइजेशन वर्ड नहीं आएगा, पार्टनर कैपिटल आएगा, क्योंकि पार्टनर की वजह से जो खर्चा पार्टनर को करना चाहिए था वो खर्चा किसने कर दिया? फर्म ने. इस वजह से फर्म का कैश कम हो गया. ठीक है, यहाँ कुछ नहीं कहा तो हम कैश अकाउंट ही कंसिडर कर लेते, बैंक नहीं कहा ना. ठीक है. फोर्थ देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म. मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर, हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस. अब देखो, यहाँ पर खर्चा जो है रियलाइजेशन का फर्म ने पे किया, बट पे किसको करना चाहिए था? एक्स को पे करना चाहिए था. तो अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल था ऊपर वाले पॉइंट में, अब इस पॉइंट में आ जाएगा एक्स कैपिटल. खर्चा जब एक्स का था तो फर्म क्यों पे करे? बट फर्म ने पे कर दिया, इसलिए फर्म का कैश कम हो गया. नेक्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 रुपीज वर पेड बाय द फर्म. फर्म ने पे कर दी 20,000 रुपये के एक्सपेंसेस. 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर. देखो, 8,000 तो इसमें से फर्म को ही पे करने चाहिए थे, बाकी के मारुति को पे करने चाहिए थे. ध्यान से सुनना, पे तो फर्म ने किए हैं, बट फर्म के बनते कितने थे? 8,000, और 12,000 किसके बनते थे? मारुति के. तो फर्म का ऑब्वियसली रियलाइजेशन का खर्चा तो था, फर्म को रियलाइजेशन का खर्चा तो पे करना था, बट कितना पे करना था? 8,000 रुपीज. फर्म ने पे कितना कर दिया? कितना कैश चला गया फर्म से? 20,000 रुपीज. तो ये 12,000 रुपये किसके नाम के पे किए फर्म ने? मारुति के नाम के पे किए हैं, जिसलिए मारुति की कैपिटल डेबिट हो गया. अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंबाइन होकर आ गया. फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट कंबाइन होकर आ गया. पे तो फर्म ने किया, तो कैश तो सारा फर्म का चला गया, बट हाँ 8,000 क्योंकि फर्म का ही खर्चा था इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट, बट 12,000 खर्चा मारुति को करना चाहिए था, फर्म ने कर दिया, इसलिए मारुति की कैपिटल डेबिट. अब 6 पॉइंट देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000. अगेन 20,000 रुपीज एक्सपेंसेस थे. 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय द मारुति. सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस फर्क ये कि ये सारे एक्सपेंसेस किसने पे किए? मारुति ने पे किए हैं. ठीक है, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में सारे एक्सपेंसेस पे किए थे फर्म ने, बट इस एग्जाम्पल में सारे पैसे पे किए मारुति ने. जब मारुति को ही पे करने चाहिए, मारुति ने ही पे किए, वो एंट्री तो नहीं किए जाएंगे ना. तो देखो 12,000 रुपये तो मारुति को ही पे करने चाहिए थे, मारुति ने ही पे किए, ये तो उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गई, फर्म से रिलेटेड कुछ नहीं है. हाँ, ये 8,000 जो फर्म का खर्चा था और पे किसने कर दिया? मारुति ने. तो अब इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, क्योंकि फर्म का खर्चा था ये, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा. जब भी फर्म का खर्चा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट तो बढ़ेगा. डेबिट हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का? 8,000 का खर्चा था, बट ये फर्म का कैश तो गया नहीं, फर्म ने थोड़ी पेमेंट किया. किसने कर दी पेमेंट? मारुति ने. तो अब मारुति की कैपिटल फर्म बढ़ा देगी. फर्म कह रही है अभी तो मैं पेमेंट नहीं कर रही, जो 8,000 तूने मेरे हिस्से के भरे हैं वो तेरी कैपिटल बढ़ा दी, एंड में सीधा जो कैपिटल पे करनी होगी तुझे वो 8,000 ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. अब 7 पॉइंट देखो, सुधीर अ पार्टनर was allowed a remuneration of 10,000 to carry out dissolution of the firm. जैसे मैंने बताया था ना, कई बार पार्टनर को ही कह देते कि मैं 10,000 पे तुम्हें दे दूंगा, किसी दूसरे पर्सन को भी देना, तुम्हें भी देना, तुम्हें दे देता हूँ. फर्म कहती है और तुम सारा डिसोल्यूशन का खर्चा उठा लो, यानी कि एसेट वगैरह जो बेचनी है वो तुम अपने आप कर लो और पैसे कलेक्ट करने वो तुम कर लो. ही हैज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू 16,000 वर पेड बाय द फर्म. और वो खर्चे हुए 16,000 रुपये के, और वो खर्चा किसने पे किया? फर्म ने. अब इस एग्जाम्पल में सुधीर को पे तो 10,000 करना था फर्म ने, बट पे कितना कर दिया? 16,000 कर दिया. तो ये 6,000 जो एक्स्ट्रा पे कर दिया सुधीर से लेंगे हम. कैसे लेंगे? पैसा तो लेंगे नहीं सुधीर से, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे. तो रियलाइजेशन का तो खर्चा था फर्म का, पर कितने रुपए तक का खर्चा था? 10,000. और ये 10,000 एज अ रेमुनरेशन पे कर दिया था सुधीर को कि अपने आप जितने भी डिसोल्यूशन का खर्चा होगा जो होगा सब इसमें इंक्लूड है. अब बाय चांस खर्चा 16,000 का हो गया, सुधीर को पर्सनल लॉस हो गया, इसमें फर्म का कोई लेना देना नहीं है. फर्म ने तो पहले ही कहा था कि मैं 10,000 ही दूंगा.
तो कितने रुपीज़ का हुआ है? 16,000 का, तो 6,000 रुपये सुधीर की कैपिटल, और कैश पूरा फर्म ने पे किया, तो फर्म का कैश तो 16,000 रुपये से कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रवि को एक रेम्यूनरेशन दिया गया 15,000 रुपये का, एंड इज टू बी ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू 5,000 वर पेड बाय द फर्म। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो इस पॉइंट में फर्म का खर्चा तो 15,000 रुपये बनता है, क्योंकि पार्टनर को कितने देने, रवि को कितने देने, 15,000 रुपये देने, है ना। और साथ में एक्सपेंसेस जो 5,000 रुपये पे रवि को करने चाहिए थे, बट वो पे किसने कर दिए, फर्म ने। तो रवि की कैपिटल 5,000 से कम हो जाएगी। 15 से रवि की कैपिटल बढ़ रही है, 5 से रवि की कैपिटल कम हो रही है, तो अल्टीमेटली रवि की कैपिटल कितने से बढ़ रही है, 10,000 रुपये से। तो ये एंट्री इस तरीके से होगी। रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट, क्योंकि फर्म का जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 15,000 का, जो पे करना था किसको, रवि को। बट फर्म का कैश भी गया है। कैश कितने का गया है, 5,000 रुपये का। ये 5,000 रुपये वो खर्चा है जो रवि को पे करना चाहिए था, बट रवि के बिहाफ पे किसने पे कर दिया, फर्म ने पे कर दिया। और साथ में रवि की कैपिटल बढ़ रही है। वैसे तो रवि की कैपिटल 15,000 ही बढ़ती, बट क्योंकि 5,000 का ऐसा खर्चा आ गया जिसकी वजह से फर्म ने पेमेंट कर दी, और वो पे रवि को करने चाहिए थे, इसलिए रवि की कैपिटल 10,000 से ही बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अनिल अ पार्टनर इज टू बी पे रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,500 वर पेड बाय द फर्म। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि जो रियलाइजेशन अकाउंट फर्म ने पे किए, यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ कि वो अनिल को पे करने चाहिए थे, है ना। और जब ये नहीं लिखा होता किसको पे करने चाहिए थे, क्या कंसीडर करेंगे, फर्म को पे करने चाहिए थे। और अगर यहाँ ये भी ना लिखा होता कि वर पेड बाय द फर्म, तो भी हम यही अज्यूम करते कि फर्म ने ही पे किए हैं। ये दो अजम्पशंस माइंड में रखनी है। एज आई टोल्ड यू कि इस चैप्टर में अजम्पशंस बहुत है, सब याद रखनी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि खर्चा तो बढ़ा है। ये अब खर्चा जो बढ़ा ना, एक तो अनिल का एक्सपेंस भी पे करना है, साथ ही साथ जो रियलाइजेशन का है, सॉरी अनिल को जो रेम्यूनरेशन देना है वो भी ऐड करना है, साथ में जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो भी पे करना है। तो अमाउंट हो जाएगी टोटल 27,500। अनिल की जो कैपिटल है वो तो 20,000 से बढ़ेगी, और कैश कितने से कम हो जाएगा, 7,500 से। नेक्स्ट देखो, सुनील अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 9,000 वर पेड बाय हिम। यहाँ देखो, यहाँ ये कहीं लिखा तो नहीं कि सुनील को ही पे करने चाहिए थे, बट पे सुनील ने की, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये पे फर्म को करने चाहिए थे। ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म सुनील ने पे की, तो सुनील की कैपिटल 25,000 से भी बढ़ेगी और 9,000 से भी बढ़ेगी, यानी कि टोटल अमाउंट 34,000 से सुनील की कैपिटल बढ़ेगी। और फर्म का जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो भी 34,000 से डेबिट होगा। जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल 34,000 and 34,000. Last entry, Vijay, a partner, paid realization expense of 10,000 and these were to be borne by him. विजय एक पार्टनर है जिसने 10,000 के खर्च एक्सपेंस था रियलाइजेशन का, वो भरा, और वो भरने भी उसको ही चाहिए थे। तो बताया था जब पार्टनर को ही करना चाहिए था, पार्टनर ही कर रहा है, तो फर्म की जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो इसी तरीके से आपको थर्ड इलिस्ट्रेशन भी ट्राई करना है एंड सेकेंड एंड थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।